नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यानी कि जो एनसीईआरटी हमने दिए हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो उसी कड़ी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन के बारे में कि वेंटिलेशन क्या होता है। तो देखो वेंटिलेशन मेनली अगर देखा जाए तो वेंटिलेशन ना एक रेट है जिससे एयर एंटर कर रही है और एयर लीव कर रही है लंग्स के अंदर। हम मेनली तो वो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया, इट रेफर्स टू सर्कुलेशन ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एयर गैस इन स्पेस, यानी कि सर्कुलेशन जो हो रहा है और जो रिप्लेसमेंट हो रहा है गैस का वो यहाँ पे कहा है। इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी वेंटिलेशन इज द रेट एट विच एयर एंटर्स एंड लीव्स दी लंग्स, यानी कि जिस रेट से वो एंटर कर रही है लंग्स के अंदर और जिस रेट से वो लीव कर रही है उसे क्या कह दिया, यहाँ पे वेंटिलेशन कह दिया। वेंटिलेशन के भी दो टाइप बताए हैं, कौन कौन से। तो एक आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक आता है एल्वेलर वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन हम किसे कहेंगे, देखो पल्मोनरी वेंटिलेशन की अगर बात की जाए तो पल्मोनरी वेंटिलेशन वो होता है कि गैस सिर्फ मूव आउट एंड मूव इन, यानी गैस का सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। वहां पे क्या कहा है, इट इज वॉल्यूम ऑफ एयर। कौन सा वॉल्यूम है, जो मूविंग इन एंड आउट, यानी कि वो वॉल्यूम गैस का जो अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, ठीक, ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम पे क्या कहा है, क्वाइट ब्रीदिंग के टाइम, फोर्स ब्रीदिंग की नहीं बात की है, क्वाइट ब्रीदिंग की यहाँ पे बात की है। दूसरा देखें कि एल्वुलर वेंटिलेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर। अब यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बात आ जाती है, ये अमाउंट, ये एयर का वो अमाउंट है जो यूटिलाइज हो रहा है गैसेस एक्सचेंज के लिए एवरी मिनट, हर मिनट। ठीक है, तो दो हो गए पल्मोनरी वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में सिर्फ मूवमेंट की बात की है गैस के, वहीं पे एल्वुलर वेंटिलेशन में किसकी बात की, गैसेस एक्सचेंज की बात की। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक हो गया। इसके बाद में देखो जो डेड स्पेस की बात आती है, ये अभी हम वेंटिलेशन के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है डेड स्पेस। तो डेड स्पेस क्या होता है, देखो डेड स्पेस हम, एक होता है डेड स्पेस, एक होता है डेड स्पेस वॉल्यूम। ठीक, तो अगर हम डेड स्पेस की बात करें तो डेड स्पेस किसे कहेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेयर गैसेस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वो पार्ट होता है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज पार्ट नहीं ले रहा होता है। ये भी दो टाइप का यहाँ पे बताया है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है, देखो एनाटॉमिकल यानी कि एनाटॉमी हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि किसी स्ट्रक्चर की बात की होगी। तो हमारी नोज से लेकर और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वहां तक जितने भी स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हैं वो सारे एनाटॉमिकल डेड स्पेस में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ मूवमेंट करवा रहे हैं गैस का, वो एक्सचेंज नहीं करवा रहे। हमने क्या कहा, डेड स्पेस क्या है, जहां पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। तो क्या इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, पूरे स्ट्रक्चर डेड स्पेस है। ठीक, तो ये आ जाता हमारे पास में एनाटॉमिकल डेड स्पेस के अंदर, नोज अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। वहीं पे हम बात करें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में देखो एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो आएगा आएगा, प्लस दो एडिशनल वॉल्यूम्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम दो टाइप के होते हैं, एक एल्वुलाई के अंदर वो अमाउंट गैस का जो एक्सचेंज में पार्ट ही नहीं ले रहा है, ठीक है। दूसरा ब्लड, यहाँ पे वो वाला ब्लड जो कि जिसे एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन रिसीव ही नहीं हो रही है या एयर रिसीव ही नहीं हो रही है। देखो एयर इन एल्वुलाई विच आर नॉन फंक्शनिंग, क्या है, नॉन फंक्शनिंग, यानी कि एक्सचेंज में पार्ट ही नहीं ले रही है। दूसरा वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे कहा ना टू एडिशनल वॉल्यूम की बात की है। दूसरा क्या है, एयर इन एल्वुलाई विच डू नॉट रिसीव एडिक्वेट ब्लड फ्लो, यानी कि ये वो एयर है जिसे कि एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ठीक है, दो चीजें क्लियर है। ओके, चलो इसके बाद में देखो यहाँ पे एक चीज और बताइए, जो डेड स्पेस वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल डेड स्पेस 150 ml होता है, ये हमें पता ही है। ठीक है, तो ये वाली चीज क्लियर। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस है लंग्स के वो क्या क्या होते हैं, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन, सॉरी, जो नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस है लंग्स के उसके अंदर क्या क्या आता है। तो देखो सबसे पहले आता है डिफेंस मैकेनिज्म। अब नॉन रेस्पिरेटरी, पहले तो नॉन रेस्पिरेटरी का मतलब समझते हो। देखो लंग्स हमें पता है रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लेकिन रेस्पिरेशन के अलावा भी इनके कुछ अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे। दूसरा रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तीसरा एंटीकोगुलेंट फंक्शनिंग, यानी कि हिपेरिन सिक्रीशन।
फोर्थ सिक्रीशन ऑफ एसी, फिफ्थ सिंथेसिस ऑफ हार्मोनल सब्सटेंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एसिटाइलकोलिन और सेरोटोनिन, और इसके बाद में जो आखिरी है वो है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं? ये सारे फंक्शंस हैं जो लंग्स हैं उनके, नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस हैं सारे। ठीक, ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में अगला हम चले तो हमारे पास में आता है रेस्पिरेटरी यूनिट। देखो रेस्पिरेटरी यूनिट भी आया हुआ है एग्जाम में, तो रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होता है वो देखते हैं। parenchyma of lungs is formed respiratory unit that form the terminal portion of respiratory tract। क्या बनाता है ये? टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये फॉर्म करता है। ठीक, रेस्पिरेटरी यूनिट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स एंड इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर। यानी कि ये क्या है? रेस्पिरेटरी यूनिट ये एनाटॉमिकल यानी कि स्ट्रक्चरल, और यहाँ पे क्या बताया एक और, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों की बात कर दी। दोनों का ये काम करता है, गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले तो आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक, उसके बाद आएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आ गया सारा पोर्शन यहाँ पे। इसके बाद एल्वुलर डक्ट्स आ जाएगी। एल्वुलर डक्ट के बाद में यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे देख लो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, एल्वुलर डक्ट्स है, एल्वुलर सेक है, एंट्रम है और एल्वुलाई है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमारा एल्वुलर डक्ट का हो गया। अब एल्वुलर डक्ट ने आगे जाके क्या बनाया है यहाँ पे, ये पूरा एक क्या बनता है हमारे पास में, एल्वुलर सेक बना, जिसके अंदर क्या है, एल्वुलर एंट्रम है, और उस एल्वुलर एंट्रम के अंदर क्या है, एल्वुलर एंट्रम के अंदर है एल्वुलाई। ठीक, तो ये वाली जो चीज आती है ये आती है रेस्पिरेटरी यूनिट के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी हो गया उसका और फंक्शनिंग, साथ में यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये वाली एक चीज हमारे पास में हो गई रेस्पिरेटरी यूनिट। तो रेस्पिरेटरी यूनिट सीधे सीधे से क्या है, यहाँ पे टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। ठीक, चलो इसके बाद में आती है एल्वुलर सेल्स। तो एल्वुलर सेल्स में क्या क्या आता है देखो, एल्वुलर सेल्स या जिन्हें हम न्यूमोसाइट भी कहते हैं, दो टाइप की होती है, एक टाइप 1 और टाइप 2। ठीक, टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 एल्वुलर सेल की बात करें तो फॉर्म अबाउट 95% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जितनी सेल्स है उनका 95% कौन बनाता है, वो बनाता है हमारे पास में टाइप 1 एल्वुलर सेल। ठीक है, फॉर्म द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एल्वुलस एंड ब्लड। यानी कि देखो हमारे लंग्स में जो सेल्स हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं उनका 95% कौन बना रहा है, तो टाइप 1 एल्वुलर सेल्स बना रही है। ठीक है, टाइप 1 एल्वुलर सेल्स यहाँ पे बना रही है, 95% इनका नंबर बताया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये गैसेस एक्सचेंज करवा रही है एल्वुलस और एल्वुलाई और ब्लड के बीच में। किस किस के बीच में, एल्वुलाई और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज करवा रही है। टाइप 2 जो आती है उससे वो यहाँ पे 5% होती है, 5% होती है। और अब इसका देखो, ऑल्सो कोल्ड ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट, इसको क्या कहते हैं, ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या सिक्रेट कर रही होती है, एल्वुलर फ्लूइड एंड सरफेक्टेंट, एल्वुलर फ्लूइड एंड सरफेक्टेंट को यहाँ पे सिक्रेट कर रही होती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको हमने ग्रेन्युलर या ग्रेन्युलर न्यूमोसाइट यहाँ पे कह दिया, क्योंकि ये सिक्रेशन कर रही है किसका, सरफेक्टेंट का और कुछ एल्वुलर फ्लूइड का। ठीक है, इसके बाद में अगला हम चलें तो हमारे पास में आता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, इससे पहले हम ना एक काम करते हैं, ये भी नहीं ना ना ना, हाँ ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या ये विजिबल है, ओके। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की हम यहाँ पे बात करेंगे। इट इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट, रेस्पिरेटरी यूनिट के एपिथेलियम से बन रहा होता है, एंड एंडोथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी। यानी कि क्या कहा है, रेस्पिरेटरी यूनिट का एपिथेलियम और पल्मोनरी कैपिलरी का एंडोथेलियम, इनसे फॉर्म हो रही होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वुलाई टेक्स प्लेस थ्रू
रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू ही यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो देखो यहाँ पे इस चीज को देखना कि जो लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसके अंदर में यहाँ पे देखो एल्वुलर पार्ट और कैपिलरी पार्ट, दो पार्ट बताए हैं। एक तो एल्वुलर पार्ट बताया है और एक कैपिलरी वाला पार्ट बताया, ठीक है। तो एल्वुलर पार्ट में क्या कहा है, सबसे पहले तो लेयर ऑफ सरफेक्टेंट है सबसे अंदर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आते हैं लेयर ऑफ एल्वुलर फ्लूइड, लेयर ऑफ देखो ये एक थिन लेयर ऑफ एल्वुलर फ्लूइड है, उसके बाद में लेयर ऑफ एल्वुलर एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एल्वुलर एपिथेलियम, क्या आ जाती है यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। अब ये वाला पार्ट तो किसका हो गया, एल्वुलाई का। अब उसके बीच में देखो यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है, क्या इंटरस्टिशियल स्पेस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया एल्वुलर और कैपिलरी पार्ट के बीच में। फिर जो एल्वुलर ये यहाँ पे कैपिलरी पार्ट की बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, ठीक। उसके बाद में अंदर जो आएगा कैपिलरी एंडोथेलियम आ जाएगी सबसे अंदर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट किसका हो गया, पूरा लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की हमने बात की, ठीक है। इसके बाद में देखो इसमें कुछ खास है नहीं, ये तो तुम्हें याद होगा ही सही, वैसे भी तुमने 12th में पढ़ा था ये, सॉरी 11th में पढ़ा था ये, तो वहाँ का पोर्शन याद होगा, इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद वाला जो है गैसियस एक्सचेंज, ये भी हालांकि याद है लेकिन एक बार देख लेते हैं जस्ट रिवाइज के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में आता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन लंग्स। क्या आता है इसके अंदर, एक्सचेंज अकर्स थ्रू बल्क फ्लो डिफ्यूजन, यानी कि जो एक्सचेंज होता है वो बल्क फ्लू डिफ्यूजन में हो रहा होता है। ऑक्सीजन क्या कर रही होती है, एंटर्स द ब्लड फ्रॉम द एल्वुलाई, ऑक्सीजन क्या करेगी, ब्लड से एल्वुलाई में जाएगी, CO2 एक्सपेल्ड आउट ऑफ ब्लड इनटू एल्वुलाई, यानी कि CO2 जो है वो ब्लड से निकल के एल्वुलाई में जाएगी। अब यहाँ पे समझना हो क्या रहा है एक्चुअल में, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या है, ये है एल्वुलाई, ठीक, एल्वियोलाई। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास में कौन सा पार्ट हो गया, अच्छा एक काम करते हैं, रुको यहाँ पे देखो, ये हमारे पास में है, अरे यार ये हमारे पास में है एल्वियोलाई वाला पार्ट, ठीक, एल्वियोलाई वाला पार्ट। अब इस एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो वो हमें पता है 102 mmHg होगा, ठीक। अगर हम बात करें प्रेशर ऑफ CO2 की, तो वो कितना होगा, वो यहाँ पे होगा 40 mmHg, ठीक, 40 mmHg, क्लियर है, ये विजिबल है, ओके ठीक है। चलो अब यहाँ से हमने क्या कहा कि यहाँ से आई पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है, इस तरह से कौन आया, पल्मोनरी कैपिलरी आई, ये पल्मोनरी कैपिलरीज है, ठीक। अब इस पल्मोनरी कैपिलरी में हो क्या रहा है, अरे 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 देखो ये हमारे पास में है पल्मोनरी कैपिलरी। तो इस पल्मोनरी कैपिलरी में क्या हो रहा है, यहाँ से देखें थोड़ा सा, तो हमें पता है कि इसके अंदर जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो यहाँ पे होगा 45 mmHg, सॉरी 40 mmHg, 40 mmHg, और जो प्रेशर ऑफ CO2 होगा वो होगा 45 mmHg, ठीक। तो अब जब यहाँ पे ये सर्कुलेट करते हुए आएगा, तो हमें पता है कि जहाँ पे प्रेशर कम है गैस उधर की तरफ भागेगी, तो प्रेशर ऑफ CO2 इधर कम है एल्वियोलाई के अंदर, तो यहाँ से ये CO2 जाएगी इधर, CO2, और यहाँ से कौन आएगा, तो यहाँ से आएगा O2, ठीक है। CO2 कहाँ चली गई, एल्वियोलाई के अंदर, O2 कहाँ आ गई, ब्लड के अंदर या पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, ठीक। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा हार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बीच में यहाँ पे जो प्रेशर हुआ था वो हुआ था प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अब कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 102 mmHg,
ठीक, क्या विजिबल है कलर? हाँ ठीक है। लेकिन जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो कम होकर कितना हो जाएगा 40 mmHg। ठीक है। अब जैसे ये हार्ट के लेफ्ट साइड से निकलेगा, ठीक है, तो हार्ट के लेफ्ट साइड से निकलने के बाद यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा हमारे पास में, जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो तो 40 mmHg रहेगा। 40 mmHg। अब हार्ट की मसल्स भी तो कुछ ब्लड ले लेगी, सॉरी कुछ ऑक्सीजन ले लेगी वापस, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg। ठीक। इसके बाद में अगला हम देखें तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा जो भी टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू को ये ब्लड यहाँ पे सप्लाई कर रहे होंगे, तो ये हमारे पास में देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है। ठीक। अब यहाँ पे भी कुछ कैपिलरीज बन रही होंगी, यहाँ पे भी इस तरह से कुछ कैपिलरीज बन रही होंगी। ठीक है। तो अब ये ब्लड किसके पास, यहाँ पे से जो ब्लड है, इस ब्लड से CO2 किसके पास जाएगी, सॉरी O2 किसके पास जाएगी, ऑर्गन के पास, और यहाँ से जो CO2 है वो आएगी किसके पास, ब्लड के पास में। ठीक। ब्लड ने यहाँ से CO2 ले ली, क्यों ले ली, तो अब देखो ये जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर प्रेशर ऑफ, अच्छा इसको एक बार मैं सही से लिख देता हूँ, जो टिश्यू है ये हमारे पास में क्या है, टिश्यू है। ठीक। इस टिश्यू के अंदर प्रेशर ऑफ O2 कितना है, तो वो हमारे पास में है 45 mmHg। ठीक है। और प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, तो वो अच्छा प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे 40 mmHg है, और प्रेशर ऑफ CO2 45 mmHg है। ठीक। तो अब जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि देखो यहाँ पे 45 mmHg है प्रेशर ऑफ CO2, लेकिन उधर कितना है 40 mmHg, तो इसलिए CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू में आ जाएगी। ठीक। अब यहाँ से जब ये निकला तो ये वापस से इधर जाएगा, ये वापस से यहाँ पे, और अब वापस से वही प्रेशर हो गया, ये सेम प्रेशर इसके अंदर रहने वाला है। तो इस तरह से क्या चलता है, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है किस किस के बीच में, पहले एल्वुलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पे टिश्यू और ब्लड के बीच में हो रहा है। ठीक है। तो ये दो गैसेस एक्सचेंज चल रहे होते हैं, ये इनके बीच में प्रेशर होता है। ठीक। एक बार इसको बुक से देख लेना अगर चाहो तो। ठीक है। तो ये वाली चीज हमारे पास में हो गई। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म पे। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, ठीक है चलो, तो हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन की। ठीक है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन के अंदर मेनली क्या हो रहा होता है, इंस्पिरेशन हो रहा होता है और एक्सपिरेशन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, दो ही फेज चल रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे इंस्पिरेशन की बात करें, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या हो रहा होता है, तो थोरेसिक केज इनलार्ज हो रहा होता है। हमें पता है कि जब एयर को अंदर जाना है तो क्या होगा, थोरेसिक केज लार्ज होगा। थोरेसिक केज लार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, लंग्स एक्सपांड करेंगे। लंग्स एक्सपांड करने की वजह से क्या होगा, प्रेशर अंदर कम हो गया, अंदर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो बाहर प्रेशर जो ज्यादा है वो कहाँ जाएगा, अंदर, तो सो दैट एयर एंटर्स इन दी लंग्स, क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो गया। वहीं पे अगर एक्सपिरेशन की बात करें तो थोरेसिक केज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। लंग्स बैक टू नॉर्मल होंगे। अब प्रेशर अंदर बढ़ेगा तो एयर कहाँ आएगी, बाहर। ठीक है। लंग्स बैक टू नॉर्मल एंड सो दैट एयर लीव्स दी लंग्स। जो हमारे पास में इंस्पिरेशन वो एक्टिव प्रोसेस है, और जो एक्सपिरेशन सॉरी इंस्पिरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, और जो एक्सपिरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है। हमें पता है कि हमें सांस लेने के लिए थोड़ा यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ता है, लेकिन सांस छोड़ने के लिए बिल्कुल पैसिवली सांस यहाँ पे या इंस्पिरेशन होता है, सॉरी एक्सपिरेशन होता है पैसिवली। ठीक है। इसके बाद में आता है मसल ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन सी मसल रेस्पिरेशन में पार्ट लेती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला आता है प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। क्या आ गया, प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, डायफ्राम आएगा। ठीक है। डायफ्राम के बाद में आएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। प्राइमरी मसल तो यही काम करेगी ना, डायफ्राम तो काम करेगा ही करेगा, जिसे हम चीफ मसल ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल काम करेगी, लेकिन इसके अलावा एक मसल और होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। वो कहाँ काम करती है, वो फोर्स रेस्पिरेशन में काम करती है। इसीलिए प्राइमरी मसल इन दोनों को कहा है, जैसे इसको डायफ्राम को कॉन्ट्रेक्शन एंड कॉन्ट्रेक्शन जब इसका होता है तो क्या होता है,
इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये फ्लैट होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होगा, यानी कि लंग्स एक्सपांड करेंगे। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की अगर बात करें तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल हैज टू इफेक्ट। अब इसमें देखो दो इफेक्ट काम करते हैं। कौन कौन से इफेक्ट काम करते हैं यहाँ पे? दो। तो एक काम करता है ट्रांसवर्स एंड एंटेरो पोस्टीरियर ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या कहा है? ट्रांसवर्स एंड एंटेरो पोस्टीरियर ऑफ थोरैक्स इंक्रीज। ट्रांसवर्स और एंटीरियर पोस्टीरियर में ये बढ़ा आ रहा है, कैसे? बाय टू मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म से, बकेट हैंडल मैकेनिज्म और पंप हैंडल मैकेनिज्म। इंक्रीज ट्रांसवर्स डायमीटर, इंक्रीज वर्टिकल डायमीटर। अब देखो हमें पता है कि दो तरह से यहाँ पे जो क्या कहेंगे इसको हम, जो थोरेक्स इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीज कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो दूसरा रिब के जो टिश्यू की बात यहाँ पे करी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्रांसवर्स एंड एंटीरियर पोस्टीरियर में जो इंक्रीज हो रहा है वो दो मैकेनिज्म से हो रहा है। कौन कौन सा? बकेट हैंडल इफेक्ट और पंप हैंडल इफेक्ट से। बकेट हैंडल इफेक्ट की बात करेंगे तो बकेट हैंडल इफेक्ट कैसे इंक्रीज करेगा? बकेट हैंडल इफेक्ट कैसे इंक्रीज करेगा? यहाँ पे ट्रांसवर्स डायमीटर को इंक्रीज करेगा। और वहीं पे अगर पंप हैंडल इफेक्ट की बात करेंगे तो किसको, कैसे? ये वर्टिकल डायरेक्शन में, कैसे? वर्टिकल डायरेक्शन में ये इन डायमीटर को इंक्रीज करेगा। वहीं पे अगर हम बात करें रिब केज एंड टिश्यू बिटवीन द रिब्स बिकम स्टिफ, यानी कि रिब केज और क्या कहा है, टिश्यू जो यहाँ पे रिब्स के बीच में वो क्या हो जाते हैं? स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। मसल ऑफ एक्सप्रेशन, मसल ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो मसल ऑफ कौन सी थी? प्राइमरी मसल ऑफ इंस्पिरेशन थी, ठीक है। जब इंस्पिरेशन करना है तो जो डायफ्राम है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लंग्स एक्सपांड होंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसवर्स और एंट्रोपोस्टीरियर में कैसे कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है वो बताया था, ठीक है। अब हम बात करें अगर मसल ऑफ एक्सपिरेशन की, कि एक्सपिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा होता है, तो देखो अब हमें पता है कि जब एक्सपिरेशन होना है तो अंदर का प्रेशर बढ़ना है, यानी कि जो यहाँ पे पहले थोरेक्स का एक्सपांड हुआ था, अब वो वापस से बैक टू नॉर्मल होगा, ठीक है। क्वाइट, तो पेसिव प्रोसेस, यहाँ पे क्वाइट एक्सप्रेशन की बात की है, पेसिव प्रोसेस सम प्राइमरी मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन। अब देखो एक्सपिरेशन के लिए तो सेम प्राइमरी मसल्स काम करेगी। इंस्पिरेशन में जो मसल काम कर रही थी डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वही यहाँ पे भी काम करेगी। लेकिन यहाँ पे देखो जब फोर्स्ड एक्सपिरेशन की बात आती है तो कुछ मसल्स और काम करती है, वो है एब्डोमिनल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और नोज एंड नेक एंड बैक मसल, नेक एंड बैक मसल, ठीक है। क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे? एब्डोमिनल मसल्स भी काम कर रही है। देखो जब तुम फोर्स्ड ब्रीदिंग करोगे ना तो एब्डोमिनल मसल्स भी काम करेगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल वो अपन ने पहले ही बताया था, फोर्स्ड एक्सपिरेशन में काम करती है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन में काम करती है। और उसके बाद है नेक एंड बैक मसल्स, नेक एंड बैक मसल्स भी फोर्स्ड एक्सपिरेशन में काम कर रही होती है। प्रेशर चेंज ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में कौन कौन से प्रेशर चेंज हो रहे होते हैं? तो देखो इंट्राप्लूरल प्रेशर, ट्रांसम्यूरल प्रेशर और इंट्राएल्वुलर प्रेशर, तीन तरह के प्रेशर हैं जो चेंज हो रहे होते हैं, इसको समझना, ठीक है। ये वाली चीज थोड़ी काम की है। तो सबसे पहले हम देखें जहाँ सॉरी, सबसे पहले देखो इंट्रा प्लूरल प्रेशर की बात आती है। प्रेशर इन द प्लूरल स्पेस, जो प्लूरल स्पेस है दो पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में। हमें पता है लंग्स के ऊपर प्लूरल में प्लूरा होती है, पेराइटल और विसरल प्लूरा। तो उन पेराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, पेराइटल और विसरल जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहां पे जो प्रेशर काम कर रहा होगा उसे कहेंगे इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इंट्रा से ही समझ आ रहा है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। क्या कहा है? लोअर देन इंट्रा एल्वुलर प्रेशर, दिस कीप्स लंग ऑलवेज इन्फ्लेटेड। यानी कि क्या कहा है यहाँ पे कि ये जो प्रेशर है इंट्रा प्लूरल प्रेशर वो एल्वुलर प्रेशर से कम होता है, इसीलिए लंग्स के
इन्फ्लेट कंडीशन में रह पाते हैं। प्रिवेंट कोलेप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। अब देखो प्रेशर, जब ये प्लूरल प्रेशर कम रहेगा, एल्वियोलर प्रेशर ज्यादा रखेगा, तो क्या कोलेप्सिंग हो पाएगी लंग्स की? नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसको ही प्रिवेंट करता है। कोज फॉर नेगेटिविटी ऑफ प्रेशर, मतलब नेगेटिव प्रेशर को भी यहाँ पे कोज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर को भी कोज करेगा तो लंग्स यहाँ पे क्या नहीं हो पाएंगे, लंग्स यहाँ पे कोलेप्स नहीं हो पाएंगे, ठीक। इसके बाद में देखो अगला आता है हमारे पास में नॉर्मल वैल्यूज क्या क्या है। तो ये तो सीधा सा नॉर्मल वैल्यू 2.5 टू -4 mmHg वाइड ब्रीदिंग के समय, इंस्पिरेशन में 6 mmHg, ठीक है। और वहीं पे एक्सप्रेशन में बताया वाइड ब्रीदिंग के टाइम पे दूसरा, ये पॉजिटिव होता है और ये -30 mmHg तक चला जाता है, ठीक है। ये दो चीज तो ये हो गई। इसके बाद में हमारे पास में अगला आएगा ट्रांसम्यूरल प्रेशर। तो ट्रांसम्यूरल प्रेशर के अंदर ना दो प्रेशर शामिल होते हैं। यहाँ पे जो ट्रांसम्यूरल प्रेशर बोला है, इसके अंदर ना दो प्रेशर शामिल है। देखो ट्रांसम्यूरल प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दी एयरवे और अक्रॉस दी लंग्स वॉल, यानी कि जो एयरवे है, एयरवे और जो लंग्स है उनके अक्रॉस में जो प्रेशर है, देखो इसको तुम यहाँ से समझोगे, इसको यहीं से देखते हैं। दो मेजर प्रेशर आते हैं इसके अंदर, एक आता है ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, एक आता है ट्रांस एयरवे प्रेशर, ठीक है। ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर की अगर बात करें तो देखो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर किसे कहा है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर एंड इंट्रा प्लूरल प्रेशर। क्या कहा है? डिफरेंस बिटवीन इंट्रा प्लूरल प्रेशर और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर तो हमारा आखिरी वाला होने वाला है, इससे पहले हमने इंट्रा प्लूरल प्रेशर पढ़ा। इन दोनों के बीच में जो प्रेशर काम कर रहा होता है, प्रेशर डिफरेंस जो होता है, उस प्रेशर डिफरेंस को क्या कहा है? ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, एंड इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। या फिर कहा है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दी लंग्स वॉल। लंग्स वॉल के अक्रॉस में जो प्रेशर डिफरेंस काम करेगा उसे भी ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर ही कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांस एयरवे प्रेशर। जो ट्रांस एयरवे प्रेशर हम किसे कहते हैं? प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस एयरवे। अब एयरवे आ गया, एयर पैसेज आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग एयरवे ओपन ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन। एयरवे यानी कि एयर पैसेज की यहाँ पे बात कर दी, उसे भी तो खुला हुआ रखना है ना अगर ब्रीदिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा प्रेशर काम करता है? ट्रांस एयरवे प्रेशर, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है अगला, वो यहाँ पे है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। उन दोनों के बीच की डिफरेंस की बात की है। अब देखो ये था ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। क्या था? ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। इसको क्या कहेंगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या कहेंगे इसको? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इनसाइड द एल्वियोलाई, क्या कहा है? प्रेशर इनसाइड दी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेशर काम करेगा, इंट्रा एल्वियोलर बोला है ना, तो जो एल्वियोलाई है उसके अंदर जो प्रेशर काम करेगा उसे कहेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। नेगेटिव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, पॉजिटिव ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन के टाइम पे ये नेगेटिव रहेगा तभी तो एयर अंदर जा पाएगी, और जो एक्सप्रेशन होगा तब ये पॉजिटिव होगा, तब एयर बाहर आ पाएगी। नॉर्मल वैल्यूज दी हुई है इसकी, ठीक है। इसके बाद में देखो हमारे पास में क्या आता है? टाइप ऑफ ब्रीदिंग आ जाता है। टाइप ऑफ ब्रीदिंग की हम बात करें, यहाँ पे देखो, अच्छा ये रह गया क्या? टाइप ऑफ ब्रीदिंग, तो दो टाइप की ब्रीदिंग हमारे पास में आती है। एक आती है एब्डोमिनो थोरेसिक और एक आती है थोरेको एब्डोमिनल, ठीक है। तो यहाँ पे एब्डोमिनो थोरेसिक की अगर हम बात करें कि एब्डोमिनो थोरेसिक क्या होती है, तो सीन इन मेल्स, मेल्स में मेनली देखी जाती है। जो एब्डोमिनो थोरेसिक यानी कि एब्डोमिनल पार्ट ज्यादा यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट जो है वो ज्यादा यहाँ पे एक्टिव है इसमें। थोरेको एब्डोमिनल सीन इन फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस, फीमेल्स और चिल्ड्रंस में थोरेको एब्डोमिनल ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट की बात करें कि कौन कौन से सीक्वेंस यहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो देखो सबसे पहले हम इंस्पिरेशन में देखेंगे, फिर एक्सपिरेशन में देखेंगे। तो अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो देखो क्या हुआ है। सबसे पहले तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम, एक मिनट रुकना, देखो ये हमारे पास में होगा, हाँ ओके, ये हमारे पास में होगा
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, पहला हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक, इसके बाद में हमारे पास में अगला है, अच्छा डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जो इंस्पायरेटरी मसल्स है, अदर इंस्पायरेटरी मसल्स कौन कौन सी, जैसे अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करें ना अभी, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास अगला आएगा कि इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। क्या कहा है कि इंट्राप्लूरल प्रेशर यानी कि जो वॉल्स के बीच में प्रेशर बन रहा है वो नेगेटिव होगा। इंस्पिरेशन करना है ना, इंस्पिरेशन करना है यानी कि एक्सपांड करना है लंग्स को, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होता जाएगा और ज्यादा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर की हमने बात की है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होगा। क्या क्या हुआ, पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ डायफ्राम का, इंटरकोस्टल मसल्स का, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उनका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था वो ज्यादा नेगेटिव होता गया। ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से अब देखो जो एल्वेलर प्रेशर है वो तो वहां का वही है। ठीक है, ये ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, तो क्या प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज करेगा, उसे ही तो हमने ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बोला है। तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। और वहीं पे उसके बाद में क्या हुआ, जो हमारे पास में इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, जब प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हुआ है कि लंग्स एक्सपांड कर गए। लंग्स एक्सपांड करने की वजह से क्या हुआ है, इंक्रीज इन एल्वुलर प्रेशर, डिक्रीज इन एल्वुलर प्रेशर। अब लंग्स एक्सपांड किए ना, तो अंदर जो एल्वुलाई है उन पे जो प्रेशर आ रहा था वो डिक्रीज करेगा। वो डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा यहाँ पे, उसके डिक्रीज करने की वजह से एयर कहाँ जाएगी, अब अंदर जाएगी। एयर कहाँ जाएगी, एयर अंदर जाएगी। और एंड ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल एंड ऑफ इंस्पिरेशन, देखो जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन खत्म होगा मसल्स का, वैसे इंस्पिरेशन भी ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला हम देखें तो हमारे पास में आता है एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो रिलैक्सेशन होगा। जो भी इंस्पिरेटरी मसल्स है उनका यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा होगा। और अब देखो, अब जो यहाँ पे जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो लेस नेगेटिव होगा। इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या हुआ, लेस नेगेटिव हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ कि अब जो प्रेशर डिफरेंस बन रहा था, वो जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर था वो प्रेशर डिफरेंस था, अब वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेशन या रिकॉइल ऑफ स्ट्रेच लंग्स। अब जब वो प्रेशर डिफरेंस डिक्रीज कर गया, ठीक है, तो अब लंग्स क्या करेंगे, बैक टू नॉर्मल होंगे, यानी कि रिकॉइलिंग होगी, डिफ्लेशन होगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर जो यहाँ पे एल्वुलाई है, एल्वुलर प्रेशर अब बढ़ना चालू होगा। यहाँ पे जो एल्वुलर प्रेशर सॉरी वो डिक्रीज होना चालू होगा। एल्वुलर प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि अब लंग्स अंदर की साइड रिकॉइलिंग हो रही है ना, बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं। तो वहां पे जो अंदर एल्वुलाई है उनका प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंट्रा एल्वुलर प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, तो एल्वुलाई का डायमीटर डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये वही वाली बात हो गई, इंक्रीज इन एल्वुलर प्रेशर। यहाँ पे एल्वुलर प्रेशर डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, और जो एल्वुलाई है उनका डायमीटर डिक्रीज कर रहा है। एल्वुलाई का डायमीटर डिक्रीज कर रहा है और एल्वुलर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि लंग्स बैक टू नॉर्मल जा रहे हैं। ठीक, एयर इज पुश्ड आउट। अब एयर क्या होगी, उसकी वजह से बाहर की तरफ निकलेगी। यहाँ पे अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे एयर पुश्ड आउट ऑफ लंग्स। और एक्सप्रेशन कब तक चलता है, कंटिन्यूअस अंटिल द एल्वुलर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक जो एल्वुलर प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता है तब तक एक्सप्रेशन चलता है। लेकिन इंस्पिरेशन कब एंड हो जाता है, जैसे ही मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन खत्म हुआ वैसे इंस्पिरेशन भी खत्म हो जाता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, कि एक्सप्रेशन कब खत्म होगा, जब तक एल्वुलर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। और इधर जैसे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल खत्म हुआ वैसे इंस्पिरेशन खत्म। ठीक है, ये वाली चीज एक हो गई। इसके बाद में देखो, ये तो मैकेनिज्म वाली बात हो गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम रेगुलेशन पे। अब आता है मेन पॉइंट की रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे।
रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन डिफर्स एव बोथ। अच्छा देखो, यहाँ पे दो चीज आती है, एक ऑटोमेटिक और दूसरा वॉल्यूमेट्री कंट्रोल। दो कंट्रोल आते हैं, एक ऑटोमेटिक होता है या ऑटोनोमिक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा आता है वॉल्यूमेट्री कंट्रोल मैकेनिज्म जो कि वॉल्यूमेट्री कंट्रोल में होगा, ठीक है। नॉर्मली क्वाइट ब्रीथिंग अकर्स बिकॉज ऑफ, यहाँ पे एक मिनट रुकना, देखो ठीक है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे थे हम, हाँ, नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग अकर्स बिकॉज ऑफ टू सेकेंडरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कौन कौन से? तो पहला तो यहाँ पे है नर्वस मैकेनिज्म, दूसरा यहाँ पे केमिकल मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, कौन कौन से? नर्वस मैकेनिज्म और केमिकल मैकेनिज्म, ठीक है। नर्वस मैकेनिज्म की पहले हम बात करेंगे। तो नर्वस मैकेनिज्म में हमारे पास में क्या आएगा? सबसे पहला तो आएगा रेस्पिरेटरी सेंटर्स कौन कौन से हैं। क्या आएगा यहाँ पे कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स कौन कौन से। अब देखो रेस्पिरेटरी सेंटर्स की हम अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पे आएगा, ठीक है। कंट्रोल रेट, यानी कि रेट को कंट्रोल करेंगे, रिदम को कंट्रोल करेंगे, फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन को ये कंट्रोल करेंगे, ठीक है। सिचुएटेड इन दी रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, कहाँ पे सिचुएटेड होंगे? रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम पे सिचुएटेड होंगे, ठीक। इसके बाद में हम बात करें, दो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से? एक होता है मेडुलरी सेंटर और एक होता है पोंटाइन सेंटर, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा भी देखेंगे। मेडुलरी सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पे दो आते हैं, डीआरजी और वीआरजी। डीआरजी हम किस कहेंगे? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, और वहीं पर जो हमारे पास में वीआरजी है उसे हम क्या कहेंगे? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। वहीं पे पोंटाइन सेंटर जो आता है, इसमें आते हैं दो सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ठीक है। ये दो सेंटर इसके अंदर आते हैं, मेडुलरी सेंटर, पोंटाइन सेंटर है। मेडुलरी सेंटर के अंदर दो आते हैं, डीआरजी वीआरजी। पोंटाइन सेंटर के अंदर दो आते हैं, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ठीक। इसके बाद में देखो, अब हम मेडुलरी सेंटर की बात करें तो मेडुलरी सेंटर के अंदर क्या आएगा? अरे 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 अरे, ये क्या हो गया है? चलो कोई ना, ओके। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे मेडुलरी सेंटर की। तो मेडुलरी सेंटर में क्या क्या आता है? देखो, मेडुलरी सेंटर जो है, मेडुला कंट्रोल बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो मेडुला है वो क्या करता है? बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पे दो न्यूरॉन, दो टाइप के न्यूरॉन्स है, डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियंस ऑफ न्यूरॉन्स, दूसरा वेंट्रल रेस्पिरेटरी गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, दो टाइप के, ठीक है। पहले की अगर डीआरजी की हम बात करें तो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? एनटीएस में सिचुएटेड होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला ऑब्लंगेटा पे। डीआरजी कहाँ पे प्रेजेंट है? एनटीएस में, जो कहाँ है? मेडुला ऑब्लंगेटा में। दिस न्यूरॉन्स कलेक्टिवली कोल्ड, ये वाली चीज याद रखना, इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी सेंटर, क्योंकि ये यहाँ पे इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी सेंटर इसको कहते हैं, कि ये इंस्पायरेटरी न्यूरॉन से रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। ये तो हमने देख ही लिया कि बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन के ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं पे हम अगर वीआरजी की बात करें, यानी कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन की, तो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? ये भी मेडुला ऑब्लंगेटा में सिचुएटेड है। एंड ये किसके पास में सिचुएटेड है? एनटीएस के पास में सिचुएटेड है, ठीक है। लेटरल टू दी एनटीएस, लेटरल टू दी एनटीएस ये प्रेजेंट है। कलेक्टिवली इनको एक्सपायरेटरी सेंटर बोलते हैं। अच्छा, उनको इंस्पायरेटरी सेंटर बोल रहे थे डीआरजी को, तो वो इंस्पायरेशन में ही काम करते हैं। इंस्पायरेशन जो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स है वहां पे होते हैं। लेकिन जब हम वीआरजी की बात करेंगे तो कलेक्टिवली तो इसको यहाँ पे एक्सपायरेटरी सेंटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों होता है। दोनों क्या होता है? तो यहाँ पे इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों न्यूरॉन्स होते हैं वीआरजी के अंदर। ये वाली चीज को याद रखना, ठीक है।
इनएक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग एंड एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग में काम नहीं करेगा ये कब काम करेगा, ये काम करेगा फोर्स्ड ब्रीदिंग के टाइम पे, ठीक। स्टिमुलेट बोथ इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी मसल्स, ये इंस्पायरेटरी मसल्स और एक्सपायरेटरी मसल्स दोनों को एक्टिव कर देता है, कब, फोर्स्ड ब्रीदिंग के टाइम पे। क्लियर है, ठीक। इसके बाद में अगला देखो, ये तो हमने मेडुलरी सेंटर की बात कर ली। मेडुलरी सेंटर में दो डीआरजी और बीआरजी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्या, वो आता है हमारे पास में पोन्टाइन सेंटर। तो पोन्टाइन सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास में आएगा पहला एपन्यूस्टिक सेंटर। अब देखो यही मेनली यहाँ पे काम कर रहे हो। तो एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ पोन्स। पोन्टाइन सेंटर है पोन्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, क्या कहा है, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को इंक्रीज करता है, एक्टिंग डायरेक्टली ऑन डीआरजी, यानी कि ये किसको कंट्रोल करता है, सीधे डीआरजी को, ठीक है। और क्या करता है, तो ये इंक्रीज कर देता है डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को। अब यहाँ पे समझो कि जब डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन बढ़ जाएगी तो क्या टाइम बढ़ जाएगा इंस्पिरेशन का, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन एंड शॉर्ट एक्सपिरेशन। क्या कहा, इसने डेप्थ बढ़ा दी इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग्ड हो गया और एक्सपिरेशन शॉर्ट हो गया, ठीक है। कौन काम कर रहा है, ये वाला एपन्यूस्टिक सेंटर। किस पे डायरेक्टली एक्ट कर रहा है, डीआरजी पे। डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन को इंक्रीज कर रहा है इस पे। इंस्पायरेटरी यहाँ पे इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग हो जा रहा है और शॉर्ट एंड ऑफ या शॉर्ट एक्सपिरेशन हो जा रहा है। ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में देखो अगला आता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये भी पोन्टाइन सेंटर के अंडर में ही है। तो यहाँ पे है सिचुएटेड इन डोर्सोलेटरल पार्ट ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ पोन्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, डोर्सोलेटरल पार्ट ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ पोन्स। ये भी पोन्स में प्रेजेंट है, डोर्सोलेटरल पार्ट में, ठीक है। कंट्रोल मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर, पर्टिकुलरली डीआरजी। अब देखो ये भी किसको कंट्रोल कर रहा है, ये भी डीआरजी को कंट्रोल कर रहा है। जो एपन्यूस्टिक सेंटर था वो भी किसको कंट्रोल कर रहा था, डीआरजी को। ये भी किस पे एक्ट कर रहा है, डायरेक्टली डीआरजी पे। अल्टीमेटली काम किससे करवाते हैं ये, डीआरजी से, डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन से। इनहिबिट एपन्यूस्टिक सेंटर। अच्छा देखो ये क्या कर रहे हैं, जो एपन्यूस्टिक सेंटर था ये किसको इनहिबिट करता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एपन्यूस्टिक सेंटर को। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या कर रहा था, इंस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ा रहा था, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन करवा दे रहा था। अब ये उसको अगर इनहिबिट करेगा तो डीआरजी पहले इनहिबिट होगा, उससे क्या होगा, इंस्पिरेशन स्टॉप होगा। इंस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ी हुई थी ना, एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा क्योंकि एक्सपिरेशन शॉर्ट हो रखा था, ठीक है। इसके बाद में ये करता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। कैसे रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करता है, तो अब ये इंस्पिरेशन को तो डिक्रीज करता है और एक्सपायरेशन को प्रोलॉन्ग करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाती है। ये वाली चीज क्लियर है। चलो यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखो ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, एपन्यूस्टिक सेंटर, टीआरजी और वीआरजी। अब देखो ये मेनली क्या हो रहा है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर किस पे एक्ट कर रहा है, एपन्यूस्टिक सेंटर पे। एपन्यूस्टिक सेंटर किसको कंट्रोल कर रहा है, डीआरजी को। इधर से जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन है ये आपस में कनेक्टेड है। अल्टीमेटली देखो यहाँ पे जो कीमो रिसेप्टर्स है ना, कीमो रिसेप्टर्स के, अच्छा हाँ सॉरी हमें केमिकल वाला भी देखना है, केमिकल वाला और देखेंगे कंट्रोल, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे इसको। तो देखो कीमो रिसेप्टर्स भी किस पे एक्ट कर रहे हैं, डीआरजी पे। अल्टीमेटली कंट्रोल कौन कर रहा है, मेनली डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। सारे के सारे ले देके किस पे जा रहे हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन पे जा रहे हैं, ठीक। चलो इसके बाद में हमारे पास में आता है केमिकल वाला जो मैकेनिज्म है। तो केमिकल मैकेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो देखो ऑपरेटेड थ्रू कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू यहाँ पे ऑपरेट होगा, सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे ये मिलते हैं। रिस्पॉन्स टू 3 चेंज, अब 3 चेंजेस को ये रिस्पॉन्स करते हैं। कौन कौन से 3 चेंजेस को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, पहला हाइपोक्सिया, जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा हाइपर
केपनिया यानी कि प्रेशर ऑफ CO2 जब इंक्रीज कर जाएगा उसे क्या कहेंगे, हाइपर केपनिया। और तीसरा, अब देखो अगर जब जब CO2 बढ़ेगा तब तब H+ बढ़ेगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो H+ का कंसंट्रेशन भी जब बढ़ेगा तो उस टाइम पे भी ये कीमो जो केमिकल मैकेनिज्म है ये रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है अगला कि इसे क्लासिफाई किया है 2 ग्रुप्स में। कौन कौन से ग्रुप्स में? तो पहला आ गया सेंट्रल ग्रुप या सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, दूसरा आ गया पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। अगर हम सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स की बात करेंगे तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? क्लोज टू DRG। अभी देखो अभी अपन ने देखा था ना कीमोरिसेप्टर्स कहाँ पे है? DRG पे, डीपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा पे। DRG कहाँ है? DRG यानी डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन खुद मेडुला ऑब्लांगेटा पे। तो जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स है ये भी कहाँ होंगे? DRG के यानी डोर्सल रेस्पिरेटरी गैंग्लियन के पास में सिचुएटेड है, ठीक। कीमोरिसेप्टर्स क्लोज कॉन्टेक्ट विद ब्लड एंड CSF, ये वो वाले कीमोरिसेप्टर्स है जो कि ब्लड और CSF के क्लोज कंट्रोल में रहते हैं, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो रेस्पॉन्सिबल फॉर 70 to 80% ऑफ इंक्रीज्ड वेंटिलेशन थ्रू केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये क्या करते हैं? 70 to 80% इंक्रीज कर देते हैं वेंटिलेशन को। क्या कर देते हैं? ये सेंट्रल वाले की बात कर रहे हैं अभी अपन। 70 to 80% इंक्रीज कर दे रहे हैं वेंटिलेशन को, ठीक है। किसके थ्रू? केमिकल रेगुलेशन के थ्रू। कनेक्टेड विद रेस्पिरेटरी सेंटर पर्टिकुलरली DRG हमने देखा ही है थ्रू साइनेप्सिस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, मेन स्टिमुलेटेंट H+ कंसंट्रेशन इंक्रीज एंड PCO2 इंक्रीज। हमें पता है कि जो कीमोरिसेप्टर्स है वो मेनली किसके लिए काम कर रहे होते हैं? वो H+ के लिए रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं और प्रेशर ऑफ CO2 के लिए मेनली कीमोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। ये तो हमें पता ही, हमने NCERT में ही पढ़ा था। एक्ट स्लोली बाय इफेक्टिवली, जैसे CO2 H2O बनेगा, H2 CO3 बनेगा। हमने कहा कि जब जब CO2 ज्यादा होगी H+ तो ज्यादा बन ही रहा होगा, यही तो हम कह रहे थे, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर है, ठीक। इसके बाद में हमारे पास में अगला आ जाता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स वाला सिस्टम। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इन कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज। यह हमें पता ही है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एओर्टिक एंड कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगा? मेन स्टिमुलेंट क्या होगा इसका? डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर। पेरिफेरल जो सेंट्रल वाले थे उनका क्या था मेन स्टिमुलेंट? H+ और CO2 की कंसंट्रेशन। इनका मेन स्टिमुलेंट क्या है? डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ O2, ठीक। इट ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज H+ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ CO2। ये भी प्रेशर ऑफ CO2 और H+ को रिस्पॉन्ड तो करते हैं, लेकिन मेनली कौन है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब कम होगी तब मेनली रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक। अब क्या कहा? H+ कंसंट्रेशन फ्रॉम ब्लड कैन नॉट क्रॉस दी blood brain barrier and blood CSF barrier but CO2 can cross this barrier। यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्लड CSF बैरियर उनको H+ क्रॉस नहीं कर पाता, वरना एसिडिटी बढ़ा देगा वहां पे, तो सोचो कितना गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सिर्फ CO2 वहां पे क्रॉस कर पाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ डायग्रामेटिकली बताया कि जब वेंटिलेशन डिक्रीज करेगा तो वेंटिलेशन डिक्रीज करने पे क्या हो रहा है? प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीज कर जा रहा है, H+ बढ़ रहा है और प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जा रहा है। अब देखो दो चीजें काम कर रही है। हमने क्या कहा था कि प्रेशर ऑफ CO2 और जो H+ है वो भी पेरिफेरल सिस्टम पे काम करते हैं और सेंट्रल मतलब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स पे भी काम करते हैं और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे भी काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स पे तो माइल्ड इफेक्ट दिखा रहे होंगे, ठीक है, और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे मेनली इफेक्ट कर रहे होंगे। तो प्रेशर ऑफ CO2 और H+ की हमने बात की है। प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ने से क्या हो रहा है? CO2 इंटू CSF एंड फॉर्मेशन ऑफ H+। अब ये सीधे सीधे कहाँ जा रहा है? CSF के अंदर चला जा रहा है, अब वहां एसिडिटी बढ़ा रहा है, वहां पे H+ बढ़ा रहा है। स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स का स्टिमुलेशन हुआ क्योंकि CO2 और H+, अब H+ वहां पे बन रहा है, यहाँ से नहीं घुसा, वहां जाके इसने H+ बनाया, तो उसने किस पे काम किया? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स पे। और वही स्टिमुलेशन हो वापस से DRG का स्टिमुलेशन होगा और वो क्या करेगा? इफेरेंट इम्पल्स टू
रेस्पिरेटरी मसल, जिससे कि वो क्या कर देगी, वेंटिलेशन को इंक्रीज कर देंगी। ठीक, इधर से क्या हुआ, पेरिफेरल कीमोसेप्टर्स एक्टिव हुए एफरेंट इंपल्स के थ्रू, हेरिन नर्व के थ्रू, एओर्टिक नर्व के थ्रू, कहाँ पे स्टिमुलेशन गए, वापस से घूम फिर के कहाँ आ गए, हम डीआरजी के पास में आ गए। कहाँ आ गए, घूम फिर के डीआरजी के पास में आ गए। ये हमारे पास में देखो ठीक है, देखो ये यहाँ से यहाँ पे, ये इधर, ठीक है, पेरिफेरल कीमोसेप्टर्स पे काम किया, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का कम होना, एफरेंट इंपल्स के थ्रू कहाँ पे गया, अल्टीमेटली डीआरजी पे। ये क्या है हमारे पास में, ये है डीआरजी का स्टिमुलेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे ये H+ ने भी इस पे काम किया था। ठीक है, इधर से जो प्रेशर ऑफ O2 CO2 था उसके इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ CSF में। उन्होंने किसको जगाया, सेंट्रल कीमोसेप्टर को। सेंट्रल कीमोसेप्टर्स ने वापस किस पे काम किया, डीआरजी पे। और डीआरजी ने कहाँ काम किया, वापस से रेस्पिरेटरी मसल्स को यहाँ पे इफरेंट इम्पल्स से हो जाएगी और इंक्रीज हो गया क्या, वेंटिलेशन। यहाँ पे वेंटिलेशन को इन्होंने इंक्रीज करवा दिया। ठीक, क्या ये वाली चीज क्लियर है। तो ये एक छोटा सा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको देख लेना एक बार अच्छे से, नोट डाउन अगर करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की सभा समाप्त करते हैं। इसके बाद में हमारा जो आगे के टॉपिक होंगे, ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो उन्हें हम देखेंगे। धन्यवाद।